हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उससे जितने भी आपका बिहार बोर्ड के बुक से क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया जो क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय, वो सब करा दिया है। आज की क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी जो 5 नंबरिया क्वेश्चन होता है उसको देखने वाले आपके बिहार बोर्ड के बुक से जितना भी क्वेश्चन है वो करा दिया गया है, ठीक ना। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्या है कि क्वेश्चन तो लगभग सभी जगह क्या रहता है, सेम ही रहता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर वगैरह रहता है, थोड़ा मोड़ा सिलेबस, ठीक ना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर एवं गैरीवाल्डी के योगदान होता है। यानी मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में क्या क्या मदद किया, क्या क्या सहयोग किया, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर एवं गैरीवाल्डी के निम्न योगदान है, ठीक है ना। तो चलिए आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है। देखिए क्या लिखा गया है। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था। मेजनी तो जो था एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी ये इटली को क्या करना चाहता था, एक गणतांत्रिक राज्य यानी जनता के शासन वाला राज्य बनाना चाहता था। मेजनी संपूर्ण इटली को एकीकरण कर एक गणराज्य बनाना चाहता था। क्या चाहता था? एक गणराज्य बनाना चाहता था, यानी जहाँ पे कैसा शासन हो, एक जनता का शासन हो, राजा का शासन नहीं हो, यानी राजतंत्र को खत्म करना चाहता था और एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी ने 1831 ईस्वी में एक संस्था बनाया, किस नाम से? यंग इटली। यंग इटली नाम से मेजनी ने क्या बनाया था? एक संस्था बनाया 1831 में, जिसका मोटिव था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और लोगों को इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित करना। तो किस प्रकार से इटली का एकीकरण हो और लोगों में क्या करना? राष्ट्रवाद की भावना यानी देश प्रेम की भावना को जगाना। 1834 ईस्वी में मेजनी ने एक और संस्था का गठन किया, क्या? यंग यूरोप। एक और संस्था का गठन किया, यंग यूरोप। इसने क्या किया? इटली को छोड़कर संपूर्ण यूरोप, यानी सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और जहां पर भी क्रांति हो रही थी उनको क्या किया? सपोर्ट किया, जिसने नवीन इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार मेजनी ने क्या किया? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, लोगों में यह भावना जगाई कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, संपूर्ण इटली को क्या होना चाहिए? एक साथ हो जाना चाहिए, इसकी भावना लोगों में जताई, क्या कहते हैं? जगाई, ठीक ना। इसके बाद हुआ क्या? मेजनी बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन मेजनी इसमें सफल नहीं हो पाया। मेजनी इसमें क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। बहुत बार मेजनी को क्या करना पड़ा? इटली से पलायन करना पड़ा। बार बार ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख, वो विरोध में खड़ा रहता था। तब मेजनी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसका प्रयास क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसने क्या किया? लोगों में एकीकरण की भावना जगाई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, जिससे लोग इसके बारे में बात करने लगे कि हाँ, इटली का एकीकरण तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार मेजनी ने क्या किया? अपना भूमिका निभाया, लेकिन इस सफल नहीं हो पाया था, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। मेजनी इतना काम कर दिया है, अब आगे देखते हैं कौन? काबूर, काउंट काबूर। काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ था। सफल क्या था? कूटनीतिज्ञ था, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इटली के कुछ जगहों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और ऑस्ट्रिया जानता था कि जैसे इटली का एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया का कब्जा खत्म। तो बाधा में कौन रहता था? हमेशा विरोध में खड़ा था ऑस्ट्रिया, कि हमको इटली का एकीकरण होने देना नहीं है। जिस कारण से जो कौन था? काउंट काबूर। कौन था? काउंट काबूर। यह सबसे बड़ा बाधा इटली के एकीकरण में, सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? वो ऑस्ट्रिया को मानता था कि सबसे बड़ा दिक्कत कौन है? ऑस्ट्रिया अगर साइड हो गया तो इटली को हम तो एकीकृत कर लेंगे, लेकिन बिना ऑस्ट्रिया के हटे एकीकृत नहीं हो पाएगा। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की मदद की। अब 1853 ईस्वी में फ्रांस एक युद्ध लड़ रहा था, क्रीमिया का युद्ध, और जो काउंट काबूर था वो जानता था, काउंट काबूर जो था कि जानता था कि अगर हमको ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाना होगा तो हमको चाहिए फ्रांस का मदद, हमको चाहिए फ्रांस का मदद। इसलिए इसने किया कि आप किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ता है। तो इसने क्या किया? 1853-54 के युद्ध में, जो 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, फ्रांस से मदद भी नहीं मांगा था, फ्रांस ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी किसने? काउंट काबू ने फ्रांस की मदद की। काउंट काबू ने फ्रांस की मदद की, क्या है कि इसको भी उसका मदद चाहिए था। उसके बाद
काबूल ने फ्रांस के साथ एक संधि भी की, जिसके फलस्वरूप फ्रांस को इटली के कुछ क्षेत्र भी देना पड़ा। काबूल ने फ्रांस की मदद की। उसके बाद फ्रांस से एक संधि भी किया था कि अगर ऑस्ट्रिया से अगर युद्ध वगैरह अगर हमारा होगा तो आप बीच में नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जिसके तहत फ्रांस कहा कि हमर की फायदा, तो फ्रांस कुछ क्षेत्र मांग लिया था। क्या किया था फ्रांस ने, इटली के कुछ क्षेत्र भी देना पड़ा। फ्रांस ने इस संधि के बदले क्या किया, इटली का कुछ क्षेत्र भी ले लिया था। तब काउंट काबूल कहा कि चलिए दे ही देते, एक आध दो क्षेत्र मांग ही रहा था, क्या हो जाता है दे देंगे। कहा कि इटली तो अभी ऐसी टूटल फूटल है, बहुत भाग में टूटल फूटल है, एक आध दो अगर क्षेत्र दे के भी पूरा इटली क्या हो जाए, एक साथ हो जाए तो अच्छा बात है। तो काबूल ने यह भी वादा दे दिया कि चलिए रख लीजिए। और अंततः 1860-61 में काबूल ने रोम को छोड़कर पूर्ण इटली का एकीकृत करण कर दिया। 1860-61 ईस्वी आते आते क्या किया, रोम को छोड़ के काउंट काबूल ने संपूर्ण इटली का एकीकरण कर दिया। उसके बाद देखते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने क्या भूमिका निभाई। गैरीबाल्डी क्या था, एक पेशे से नाविक था, ये कोई राजा वगैरह नहीं थे, पेशे से क्या थे, एक नाविक थे, ठीक है, जिसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। ये एक नाविक थे और इन्होंने जो अपने साथ रहने वाले लोग थे उन्हीं की एक सेना तैयार की और इन्होंने अपने सैनिकों को जोड़कर इटली के दो प्रांत नेपल्स और सिसिली पे आक्रमण कर दिया और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, ये भी इटली के एकीकरण चाहते थे, ये भी इटली को एक साथ जोड़ना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, नेपल्स एवं सिसिली पर आक्रमण किया और वहाँ के लोगों को क्या किया, इटली से एकीकृत किया और वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। और वहाँ का जो शासक था कौन था, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के ही नेतृत्व में संपूर्ण इटली का एकीकरण हो रहा था। सार्डिनिया पिटवाउन का शासक थे कौन, विक्टर इमैनुअल। और इन्होंने ही क्या, विक्टर इमैनुअल हो गया, काउंट काबूल हो गया, मेजनी हो गया, गैरीबाल्डी, इन्होंने ही मिलकर क्या किया, इटली का एकीकरण संभव किया। तो सार्डिनिया पिटवाउन का जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, उनको क्या कर दिया गया, ये सौंप दिया गया, ठीक है। बिना किसी कोई भी अथी, बिना किसी लालच के इन्होंने क्या कर दिया, कौन दो क्षेत्र, सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को। खैर विक्टर इमैनुअल ने कहा भी था कि आप वहाँ का सत्ता आप खुद संभालिए, ठीक ना, लेकिन कहा कि हमको सत्ता उत्ता में कोई इंटरेस्ट है नहीं। गैरीबाल्डी ने क्या कहा, कोई हमको सत्ता उत्ता से कोई मतलब है नहीं, आप रख लीजिए, खाली आप शासन ठीक तरीका से चलाइए, ठीक है। बाद में गैरीबाल्डी एक सामान्य कृषक की भांति जीवन जीने के लिए अग्रसर हुआ और उसके बाद गैरीबाल्डी क्या हुआ, एक सामान्य किसान की भांति जीवन जीने लगा। आप सोचिए कि वहाँ पे आक्रमण किया, कोई राजा वगैरह भी नहीं था, उस क्षेत्र को जीता और दूसरे को सौंप दिया। दूसरे को क्या किया, सौंप दिया था, यानी कोई बिना किसी लालच के दूसरे को दे दिया गया और अपने आप क्या किए, एक किसान की भांति जीवन जीने लगे। हाल ही में इनके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी, जर्मनी को मिलाने में जो मुख्य भूमिका था वो किसका था, बिस्मार्क का था। आपको पता है कि जर्मनी पूरे लगभग 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी कितने, 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई जर्मनी के एकीकरण में वो किसने निभाई, बिस्मार्क ने। किसने निभाई, बिस्मार्क ने। और पर्सा, पर्सा वहाँ का सबसे शक्तिशाली, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, पर्सा था उस समय। और उसी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने, बिस्मार्क ने। अब देखते हैं बिस्मार्क। जर्मनी डायट में पर्सा का प्रतिनिधि बिस्मार्क हुआ करता था। जर्मनी डायट कहने का मतलब है जर्मनी की संसद होती है, हर एक देश में एक संसद होती है जहाँ पे सभी प्रतिनिधि बैठते हैं। तो जर्मनी का जो डायट था, वहाँ जो संसद था, उसमें पर्सा का प्रतिनिधि कौन थे, बिस्मार्क थे। यानी पर्सा को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था कौन, बिस्मार्क। आगे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सब जगह से कोई ना कोई नेता हुआ था। पर्सा का जो नेतृत्व करता था, यानी जो वहाँ प्रतिनिधि था कौन था, बिस्मार्क था, जो कि एक सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते आ रहा था। वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। और देखिए, बिस्मार्क ऐसा व्यक्ति था ना कि सबको खुश करके रखता था। अगर कोई निरंकुश राजतंत्र चाहता था उसको भी खुश, कोई अगर गणतंत्र चाहने वाला व्यक्ति है उसको भी खुश। ये ऐसा व्यक्ति था ना, सबको खुश करके रखता था, इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होता था। तो ये क्या करता है, निरंकुश राजतंत्र जो था उसके सपोर्ट में होने के बावजूद भी क्या करने लगता है, जर्मनी का एकीकरण का प्रयास करने लगता है। उसके बाद तो खैर सत्ता भी बदलता है, पर्सा में एक ऐसे शासन आता है जो राष्ट्रवाद की भावना रहती है उसमें, और वो भी क्या करता है, जर्मनी का एकीकरण चाहता है, विलियम प्रथम, ठीक ना। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किया। जैसे उधर काउंट काबूल जो था, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया के, वही यहाँ पर भी हाल था।
ये भी जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा मानता था ऑस्ट्रिया को। जर्मनी के भी एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। यहाँ पर भी दिक्कत किससे था? ऑस्ट्रिया से ही था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। अब बिस्मार्क जानता था कि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है, संपूर्ण जर्मनी को एक साथ करना है, तो हमको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़ाई के जर्मनी का एकीकरण नहीं होने वाला है। इसलिए इसने क्या कर दिया? सेना बढ़ानी शुरू कर दी, अपना सैन्य ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया एवं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। यानी कहने का तात्पर्य क्या? युद्ध की नीति अपनाई। 1830 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के संधि का विरोध किया। 1830 में ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच, जो पर्सा क्या चाह रहा था? जर्मनी का एकीकरण, इसके बीच में एक संधि होने वाला था, इसका भी किसने विरोध किया? बिस्मार्क ने। कहा कि जानता था कि अगर पर्सा ऑस्ट्रिया का संधि हो गया तो फिर क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा। पर्सा के नेतृत्व में एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी और पर्सा क्या चाहता था? कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, और इसके नेतृत्व में क्या? एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। लोगों में भी भावना जगने लगा कि हाँ, अब तो जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली, जिसमें ऑस्ट्रिया में पर्सा युद्ध में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना था। अब देखिए बिस्मार्क ने क्या किया? इसको पता था कि हमको युद्ध तो लड़ना है। ये जानता था कि सबसे पहले हमको ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना होगा। अगर हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया से हमको युद्ध करना होगा। तो ये पहले ही से पूरा गोटी फिट कर लेता है ये कैसे हमको लड़ाई करना है, ठीक ना। तो इसने क्या किया? इटली के शासक विक्टर इमैनुअल, इटली के शासक जो है विक्टर इमैनुअल, इसको भी बहुत परेशान किया। इटली में याद है, इटली के एकीकरण में विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया। तो इसने क्या किया? इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से एक संधि कर ली, और कहा क्या? कि ऑस्ट्रिया एवं पर्सा युद्ध में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना था। और इन्होंने इटली के शासक से कहा क्या? कि जैसी हम दोनों में युद्ध होगा, यानी पर्सा और ऑस्ट्रिया में जैसी युद्ध होगा वैसी आप क्या कीजिएगा? ऑस्ट्रिया पे हमला कर दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा? इसने इटली से क्या समझौता किया? कि जैसी पर्सा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा आप किस पे हमला कर दीजिएगा? ऑस्ट्रिया पे। आप पीछे से उधर हमला कर दीजिएगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इससे अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में पर्सा के खिलाफ सेडोवा युद्ध की घोषणा कर दिया। और 1866 में ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया? सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध लड़ने ऑस्ट्रिया इधर आया, ऑस्ट्रिया युद्ध लड़ने कहाँ आया? पर्सा की तरफ। और उधर क्या किया? इटली ने ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। अब ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया और बुरी तरह से ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? पराजय हो गई। और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया क्या हो गया? बुरी तरह से पराजित हो गया। इस युद्ध का जर्मनी ऑस्ट्रिया का प्रभाव हट गया एवं जर्मनी का एकीकरण टू-थर्ड कंप्लीट हो, यानी लगभग आधा से बेसी 75% काम क्या हो गया था? पूरा हो गया था। किसका? जर्मनी के एकीकरण का, ठीक ना। तो जर्मनी का एकीकरण का लगभग काम पूरा हो गया था। उसके बाद 1870 में एक युद्ध होता है फ्रांस से, तो वहां से लास्ट में 1871 में जर्मनी का संपूर्ण एकीकरण हो जाता था। यहाँ तक किसने सपोर्ट किया? बिस्मार्क ने यहाँ तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय एवं परिणामों की चर्चा करें। अब राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, लोगों में देश प्रेम की भावना जो जगी, लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, इससे क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, यानी उदय क्यों हुआ सो बात करना है, ठीक ना। कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या क्या था, आखिर राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जोर पकड़ी ही क्यों। तो सबसे पहले तो कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, या इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। कि प्रत्येक गांव में एक सामंत वगैरह होते थे, एक जमींदार होते थे, जो कि सामंती व्यवस्था के चलते समस्त अधिकार सामंतों अथवा उच्च वर्ग के हाथों में था तथा आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जो इस सामंती व्यवस्था के तहत क्या था कि जो भी जमीन वगैरह होगा उस पर किसका अधिकार होता था? बड़े बड़े लोगों का, सामंतों का, और उन पर काम करवाया जाता था मजदूरों से, किसानों से, और उनको बहुत ही कम सुविधाएं दी जाती थी। बहुत ही कम जो भी अनाजे हुआ था, समझिए कि ज़्यादा अनाज कौन ले लेगा? खेत वाला ले लेगा, और मजदूरों को बहुत ज़्यादा कम दिया जाए, जिससे लोग क्या थे? परेशान थे सामंतवादी व्यवस्था से। तो इनमें राष्ट्रवाद की भावना जगी कि नहीं, अब हमको सामंतवादी व्यवस्था खत्म करना, इसे देश आगे नहीं जाएगा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास लोगों में, और क्या? राष्ट्रीयता की भावना जगी। पुनर्जागरण के परिणाम प्रत्येक देश में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। उसके बाद देखते हैं पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप
जनता के बौद्धिकता एवं तर्कदीता का विकास हुआ और वे बिना तर्क से किसी से बात नहीं करना चाहते थे। यानी तर्क के अनुसार कहल चलित आ रहा है, से वाला बात नहीं कि चलित आ रहा है तो अब चलेगा। जैसे सामंती व्यवस्था चलित आ रहा है तो वो चलते रहेगा, जमींदारी व्यवस्था चलित आ रहा था चलते रहेगा, वैसे नहीं। लोग क्या चाहने लगे, बदलाव चाहने लगे। मध्य वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय होने से उनके परंपरागत शासन पद्धति एवं जनता के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। जो मध्य वर्ग के लोग थे इन्होंने क्या किया, जो शासन पद्धति थी, राजा का शासन था, राजा को जैसे मन कर रहा था वैसे चला रहा था देश, जिस हिसाब से चलाना का मन कर रहा था वैसे चला रहा था, तो लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद श्रमिक वर्गों का उदय। अब जैसे औद्योगिक क्रांति आया था, श्रमिकों का शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि श्रमिकों का शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा। इस कारण से क्या हुआ, श्रमिकों ने भी अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इनकी स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। अतः इनमें भी सरकार के प्रति, ठीक ना, सरकार के प्रति धीरे धीरे आक्रोश की भावना बढ़ती चली गई। परिणाम इसका क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद के परिणामों से पूरा विश्व प्रभावित हुआ एवं इसे एक प्रेरणा का स्रोत मानकर कई राष्ट्र का एकीकरण भी किया गया। और यूरोप के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी और ये संपूर्ण यूरोप में फैल गया, पूरा संपूर्ण यूरोप में फैला। और इसी से इटली देख रहा है, जर्मनी देख रहा है, सभी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। यूनान में भी देखे तो वहाँ पर भी लोगों ने अपने राजा के खिलाफ संघर्ष किया। तो सभी जगह क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने अपने राजा के खिलाफ, जो ठीक प्रकार से शासन नहीं चला रहे थे, उनके खिलाफ क्या हुआ, आवाज उठाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, इसको डायरेक्ट जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो चार्ल्स दसवें एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। एक निरंकुश शासक था। निरंकुश कहने का क्या मतलब है, इसे जनता कैसे जी रही इससे कोई मतलब नहीं है। जिससे फ्रांस के राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी को छू चलने का कार्य किया। जो भी फ्रांस में क्या होता था, जनता अगर सरकार के खिलाफ विरोध करती थी, अगर सरकार कुछ ठीक प्रकार से नहीं चला रहा था, अगर उनके खिलाफ विरोध करते थे तो क्या किया जाता था, कुचल दिया जाता था, दबा दिया जाता था उनको, ठीक ना। उसने लुई पोलिग्निक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अब इसने एक पोलिग्निक नाम के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो क्या कर रहा था, उससे पहले एक समान नागरिक संहिता लाया गया था, किसके द्वारा, लुई 18वां के द्वारा, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। यानी एक कानून था, समझिए का उसमें बहुत सारे कानून थे, तो वो लोगों को ठीक था, लोगों का अच्छा तरीका से शासन चल रहा था उसी के अनुसार। लेकिन जैसी चार्ल्स टेंथ ने किसको, पोलिग्निक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, इसने क्या कर दिया, समान नागरिक संहिता को हटा दिया। यानी वो जो कानून था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। और विशेष उसने अभिजात वर्ग, ऊंचे वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। होता है ना कि जन्म सिद्ध विशेषाधिकार, कुछ होता है कि जन्म से अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो पहले से बहुत ज़्यादा से होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस सब बात को क्या किया, इसने फिर से लागू करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको कुछ अधिकार देने का प्रयास किया, जिससे लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। उसके इस कदम से उदारवादियों में गहरा असंतोष की भावना, उदारवादी जो नेता थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, उन लोगों में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा असंतोष की भावना जगी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए। और चार्ल्स टेंथ के इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ी और लोगों ने क्या कर दिया, चार्ल्स टेंथ के खिलाफ क्रांति कर दी। और अंततः 28 जून 1830 ईस्वी को 28 जून 1830 ईस्वी को गृहयुद्ध आरंभ हो गया। यानी देश में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्रांति होने लगी और जिसे ही जुलाई की क्रांति कहा जाता है या जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि फ्रांस से बुर्बो वंश का खात्मा हो गया। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसके तहत फ्रांस में बुर्बो वंश को दोबारा पुनः बहाल किया गया था। और क्या हो गया, 1830 में फिर से इसका समापन हो गया और वहाँ पे सत्ता में आ गया कौन, आर्लियंस वंश, और जिसका प्रथम शासक कौन बना, लुई फिलिप। आर्लियंस वंश उसके बाद सत्ता में आया और शासक बना उसका लुई फिलिप। तो ये था आपका 1830 का क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। जो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो यूनान में लोगों ने अपने राजा के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यूनान जो था शुरुआत से ही काफ़ी आगे था, इसका यहाँ का सभ्यता, कला, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में यूनान क्या था, काफ़ी ज़्यादा आगे था। देखेंगे यूनानी सभ्यता के साहित्य प्रगति, यूनानी सभ्यता के साहित्य प्रगति, विचार, दर्शन,
कला, चिकित्सा, विज्ञान स्रोत माना जाता है। जो यूनानी सभ्यता का साहित्य वगैरह था, यूनानी सभ्यता का साहित्य था, कला था, दर्शन था, चित्र था, लेख था, चिकित्सा था, विज्ञान था, ये सभी लोग क्या मानते थे, प्रेरणा स्रोत मानते थे, यानी यह बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था, सभी यूरोपवासी इससे सीखते थे, ठीक ना। पुनर्जागरण काल में इसे पर्सा को लेकर पश्चात देशों में अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की के अधीन था। अब देखिए इतना ज़्यादा आगे था, विज्ञान के मामले में, कला के मामले में, सभ्यता के मामले में, सभी के मामले में क्या था, यूनान बहुत आगे था। फिर भी इस पे किसने कब्जा कर रखा था, तुर्की ने, इस पे फिर भी तुर्की ने कब्जा कर रखा था। फ्रांसीसी क्रांति ने से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, ठीक ना। थोड़ा हिंदी इधर उधर भेल है लिखने के लिए, लिखने में तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में क्या हुई, राष्ट्रीयता की भावना जगी। जो भी फ्रांस में क्रांति हो रही थी 1830 की जो क्रांति हुई, उससे पहले जो क्रांति हुई, इस कारण से क्या हुआ, लोगों में, यूनान के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, देश प्रेम की भावना जगी, क्योंकि धर्म, जाति व संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से अलग होने के लिए आंदोलन की शुरुआत होगी। अब इनको भी लगने लगा कि नहीं, जो हमारा सत्ता में शासन कर रहा है तुर्की, वो ठीक प्रकार से शासन नहीं कर रहा है, अब हमको इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, तुर्की, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत है। और इन्होंने क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था, ठीक है ना। रूस ने भी क्या की, यूनान की मदद की इसमें स्वतंत्रता संग्राम में। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बनी जब तुर्की शासक यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गए। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर था, किंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासन मेटरनी के दबाव के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। देखिए, रूस मदद करना चाह रहा था किसका, यूनान का, कि हाँ इसको स्वतंत्र करा, लेकिन मेटरनिक का कुछ दबाव था, जिस कारण से रूस क्या हो रहा था, खुल के सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन 1830 में जैसे उधर फ्रांस में क्रांति होता है और उधर क्या होता है, मेटरनिक, समझिए बुर्बोवंश को मेटरनिक ही बहाल करता है फ्रांस में, तो जैसे ही खत्म होता है फिर रूस भी क्या होता है, खुल के सामने आता है। जब रूस का नया जार निकोलस आया तो उन्होंने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। रूस का जो नया जार मतलब होता है शासक, रूस का जब नया जार कौन आया, निकोलस, तो उन्होंने क्या कर दिया, यूनान को एकदम खुल के समर्थन दिया। शुरुआत से भी समर्थन कर रहा था, लेकिन चुप्पे चुप्पे यानी पीछे रहा था, लेकिन जैसे नया शासक आया उसने क्या कर दिया, खुल के समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फलस्वरूप 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनानियों के समर्थन, थोड़ा हिंदी कुछ ज़्यादा ही आई मिस्टेक वाला, ठीक ना, समर्थन में निर्णय लिया, ठीक है। थोड़ा ये सब हिंदी देख लीजिएगा। क्या हुआ कि 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। लंदन में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है 1827 ईस्वी में। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता में यूनान की मदद करेंगे। यानी यूनान क्या चाह रहा था कि स्वतंत्र होना चाह रहा था तुर्की साम्राज्य से, और इसमें इसकी मदद कौन कौन करा, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि हम यूनान की मदद करेंगे, और इन्होंने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की के खिलाफ क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। किसने, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, और देखिए यूनान के सपोर्ट में आ गया। अब क्या हुआ, इस प्रकार तीनों देश की संयुक्त सेना नावरीनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ तुर्की के आधिपत्य के खिलाफ, ठीक है, तुर्की का जो अधिकार था यूनान पे, उसके खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, और यहाँ पे युद्ध लड़ा गया। और इसमें तुर्की की तरफ से मदद करने सिर्फ और सिर्फ मिस्र की सेना आई थी। तो इन देशों ने मिलकर क्या कर दिया, तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और जो युद्ध हुआ उसमें तुर्की की बुरी तरह से हार होगी। तुर्की क्या हो गया, युद्ध में हार गया, और अंततः क्या हुआ, 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। कब, 1832 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका जो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था आपके बिहार बोर्ड के बुक से, वो सब खत्म होता है।
तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है, कौन है सेकेंड चैप्टर, इतिहास का समाजवाद एवं साम्यवाद, उसको डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।